Yes. Yesterday and before few days, we discussed and I delivered two sessions. Number one on audit report. What is the format of the audit report? फॉर्मेट पे हमने डिस्कस किया तो उसकी कंटेंट क्या होगी ऑडिट रिपोर्ट की. तो टाइटल एड्रेसी मीन्स टू शेयर होल्डर्स. टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. एड्रेसी शेयर होल्डर्स. फर्स्ट पैराग्राफ. सेकंड स्कोप पैराग्राफ. थर्ड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ. फोर्थ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ. फिफ्थ ओपिनियन एंड लास्ट में आपकी साइन करनी. ऑडिटर की साइन आएगी, उसकी फर्म का नाम एंड साइन आएगी. क्या date plus. In this way the formatting of the audit report would be there. उसके बाद हमने देखा कि जो ओपिनियन पैराग्राफ है उसमें चार में से एक कैटेगरी का ओपिनियन उसको डिलीवर करना, इधर अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर. कल के सेशन में हमने ये चार ओपिनियन डिटेल में डिस्कस किया. नाउ तो ये मेरा मेन ऑडिट रिपोर्ट था. माय मेन ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट ऐसा होगा एंड उसका अनेक्सर भी होता. अनेक्सर इज कारो 2020 वो अनेक्सर आएगा. क्या तो मेन ऑडिट रिपोर्ट उसका अनेक्सर में क्या आएगा? कारो रिपोर्ट. कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 कारो. इट इज पॉपुलरली नोन एज कारो रिपोर्ट. तो मुझे अनेक्सर भी देना पड़ेगा. तो ऑडिटर दोनों चीज साइन करेगा. मेन ऑडिट रिपोर्ट भी साइन करेगा एंड कारो रिपोर्ट भी वो साइन करेगा. कारो रिपोर्ट में 20 पॉइंट्स है. 20 पॉइंट्स 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑडिटर को एंड ऑडिटर विल आंसर ऑल द 20 क्वेश्चंस. ऑल द 20 क्वेश्चंस. तो ऑडिटर हैज टू आंसर ऑल द 20 क्वेश्चंस एंड ओवरऑल जो कारो रिपोर्ट है, कारो पे द मेन फोकस इज ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी, गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी. गुड गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. कंपनी की कंट्रोल सिस्टम कैसी है विथ रिगार्ड टू फिक्स एसेट, विथ रिगार्ड टू इन्वेंटरी, विथ रिगार्ड टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स, with regard to related party transactions, with regard to borrowing and fund utilization, with regard to statutory dues. या तो ये सभी जो चीज है तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विथ रिगार्ड टू दीज आइटम्स उसका कंपनी में क्या चल रहा है उसका ऑडिटर चेक करेगा एंड ऑडिटर आंसर देगा. तो मीनिंग दैट कारो का फॉर्मेट कैसा होगा? टाइटल ऐसा होगा कारो 2020. उसमें 20 क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सभी क्वेश्चन के सामने ऑडिटर को अपना आंसर लिखना पड़ेगा. समझ लो मुझे ऐसा पूछा गया कि कंपनी में फिक्स एसेट्स का रिकॉर्ड परफेक्ट मेंटेन हो रहा है तो मुझे लिखना, मैं पहले चेक करूंगा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर हो रहा तो मैं लिखूंगा यस इट इज मेंटेन. नहीं हो रहा तो मैं लिखूंगा नो इट इज नॉट मेंटेन. फिक्स एसेट्स के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसी है तो मैं लिखूंगा, पहले चेक करूंगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और बाद में मैं उसका आंसर लिखूंगा कि परफेक्ट है. यानी कि auditor will have to examine first and thereafter auditor will respond to the question, to the 20 questions of the कारो report. तो आज के बाद जब आप कारो सुनो, कारो क्या है तो पहले माइंड में आना चाहिए, इट इज एन अनेक्सर ऑफ द मेन ऑडिट रिपोर्ट. नंबर 2 कारो क्या है तो इट कंटेन्स 20 क्वेश्चंस. नंबर 3 कारो क्या है तो सर इसमें 20 क्वेश्चंस का आंसर 20 क्वेश्चन है वो 20 एरिया ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा एंड बाद में ऑडिटर विल हैव टू आंसर ऑल 20 क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर वे या परफेक्टली. जो भी कंपनी में चल रहा है वही उसको आंसर लिखना है कारो रिपोर्ट में. अभी तक कारो 2016 था मीन्स 2016. कारो 2016 में कारो आया था. उसके पहले भी था 13 के, उसके पहले भी था कारो 2008, 2003 इससे आगे से आ रहा कारो 2003 से तो मैं जानता हूँ, वो टाइम से तो मैं प्रोफेशन में हूँ. तो या कारो 2003 था, बाद में 8 आया, 13 आया, 16 आया, अब 15 आया था, 16 आया एंड 2020 कारो 2020. ये रेगुलरली अपग्रेड होता गया. जो मार्केट की डिमांड की जरूरत पड़ी, मार्केट में जो रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी, क्या कि ऑडिटर को ये भी चेक करना चाहिए, ऑडिटर को ये भी चेक करना चाहिए, ऑडिटर को ये भी चेक करना चाहिए, सब कुछ ऑडिटर पे ही डाला गया. तो कारो डे बाय डे अपग्रेड होता गया और आज कारो 2020 आया है वो एकदम अप टू द मार्क है. हो सकता है कि 2 साल के बाद और अपग्रेडेड वर्जन आए कारो का, या जो मार्केट की डिमांड है अकॉर्डिंगली ऑडिटर के पास एग्जामिनेशन करने का ड्यूटी सेट किया जाएगा. नाउ आज टुडे
फॉर फाइनेंशियल अभी ईयर कौन सा खत्म हुआ? इट इज 2021 खत्म हुआ 31 मार्च, अभी सभी ऑडिट चल रहा है, आपको पता होना चाहिए 20-21 खत्म हुआ 31 मार्च में, फाइनेंशियल ईयर 2021 इज ओवर एज ऑन 31 मार्च 2021। यस, तो अभी जो 20-21 खत्म हुआ, अभी सभी उसका ऑडिट चलेगा 6 महीने तक, सभी बैलेंस शीट फाइनल होगी, ऑडिट चलेगा, ऑडिट फाइनल होगा। यस, तो अभी मैं भी अभी बड़ी बड़ी कंपनी का ऑडिट फाइनल कर रहा हूँ, अभी ये टेन्योर में अभी ऑडिट चल रहा है बड़ी कंपनी का। तो माय क्वेश्चन इज, ये 30 सितंबर तक चलेगा, 6 महीने में सभी ऑडिट कंप्लीट हो गए, गवर्नमेंट में एंड इनकम टैक्स में एंड जीएसटी में सबमिट हो जाएगा सभी बैलेंस शीट्स। या तो नाउ जो 2021 का ऑडिट चल रहा है उसके लिए कारो कौन सा एप्लीकेबल है? कारो 2016, अभी ओल्ड कारो एप्लीकेबल है। क्यों? कारो 2020 आ गया था लास्ट ईयर, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया था, मगर गवर्नमेंट ने पोस्टपोन किया बिकॉज ऑफ कोविड, ड्यू टू कोविड-19 की वजह से आज पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है मार्केट में, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैज पोस्टपोन कारो 2020 एप्लीकेबिलिटी। यस, तो आपको ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कौन सा कारो एप्लीकेबल है? इट इज कारो 2016। या एंड फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए कारो 2020। तो हम कारो 2020 पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी आज कौन सी डेट है? अभी जो ईयर कौन सा चल रहा है? 21-22। टुडे इज 12 मई 2021। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में फॉलो होती है? 21-22 में। क्या? तो 21-22 का जब बैलेंस शीट बनेगा, जब ऑडिट रिपोर्ट होगा, मेन ऑडिट रिपोर्ट, उसका अनेक्सर बनेगा, तो कारो कौन सा आएगा? कारो 2020 आएगा। बी क्लियर? तो 20-21 के लिए कारो 2016, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए कारो 2020 वुड बी एप्लीकेबल। बी क्लियर? या हेलो सर। हाँ सर तो इस हिसाब से तो हमको कारो रिपोर्ट 2016 भी अभी पढ़ना पड़ेगा ना, ये नो 20 नो के साथ साथ? नो, आपको आपके सिलेबस में 2020 रखा है। क्यों? फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट, पास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मीनिंग दैट बाय वो ईयर चला गया, आपके लिए भी कोई काम का नहीं आएगा। समझ लो, आपका 80 खत्म हुआ, वो ईयर चला गया, 16 वाला चला गया। जो अगर आप कल कोई जगह पे जॉब करोगे, कल अगर सीए बनोगे या तो खुद एज एन अकाउंटेंट कोई सीए के वहाँ जॉब करोगे, ऑडिट में जाओगे, तो आपको कारो 2020 के साथ डील करना है। तो सभी बिल्डिंग पे डिसाइड हुआ है हमारे टीचर्स की मीटिंग में, वी विल कंसिडर कारो 2020 एट यूनिट बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग, गर्ल्स कॉलेज, पादरा, एवरीवेयर वी विल कंसिडर कारो 2020। आई होप इट इज क्लियर। ओके सर। So now let us go by the word to word. अब कंपनीज जो उसका फुल फॉर्म क्या है? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। दो बार देख लो, परफेक्ट उसका टाइटल। कंपनीज इन ब्रैकेट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। कारो क्यों बोला है? यहाँ से सी, इसका ए, आर एंड ओ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज CARO 2020, कारो 2020। या background history. A subsection 11 of section 143 of the Companies Act 2013 empowers the central government to direct by general or special order in respect of such class or description of the companies as may be specified in the order that auditors report shall also include a statement on such matters as may be prescribed. Central government को power दिया गया क्या? And same will be done in consultation with NAFRA, National Financial Reporting Authority। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। ये जो नाफरा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फाइनल करता है, नाफरा वाले सी इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट करते हैं, नाफरा बाद में फाइनलाइज करता है। बी क्लियर? तो आज ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो सेक्शन 143 में पावर दिया गया, कंपनी एक गवर्नमेंट को पावर दे रही है क्या? कि गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है कि ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ भी अनेक्सर ऐड करना है तो गवर्नमेंट कैन ऑर्डर इन कंसल्टेशन विथ नाफरा। पहले गवर्नमेंट है, वो नाफरा जो अथॉरिटी है, नाफरा मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अपेक्स अथॉरिटी है, तो गवर्नमेंट उसके साथ डिस्कस करेगी, उसके साथ कंसल्ट करेगी, बाद में फाइनल करेगी कि कारो रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, कौन सा अनेक्सर देना है, तो बाद में गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है। तो आज गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, कौन सा ऑर्डर दिया? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 143 सबसेक्शन 11। तो मैं जो जिस पे एम्फेसाइज करता हूँ संभाल के चलो, सेक्शन 143 सबसेक्शन 11। क्या किसके कंसल्टेशन में? नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ऑर्डर का नाम क्या है? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। बी क्लियर? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन कोई भी जगह से आ सकता है। कंपनीज ऑडिटर्स ऑर्डर 2015 पब्लिश दिस
particular date, and it was made effective from 1/4/2014. My question is, yeah, पहले मैंने बताया ना, कारो तो 2003 से है, मगर ये लोग ने जो यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया वो 2015 का दिया है। पहले कारो 15 था, उसके बाद देखो नेक्स्ट आओ, कारो 16 आया। हाँ, कारो 15 was suppressed by the company's order 2016, जो बाद में 2016 आया। क्या? It is made applicable from 1/4/15। तो यहाँ देखना, कारो 15 कब से एप्लीकेबल किया? 1/4/14 से, जो यहाँ लिखा 1/4/14 से, जो फाइनेंशियल ईयर 1/4/14 से स्टार्ट हो रहा, मतलब 14-15 के लिए कारो 15 एप्लीकेबल था, एंड कारो 15 1/4/15 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए कारो 16 एप्लीकेबल था। बी क्लियर। आगे बढ़ो। इश्यूएंस ऑफ कंपनीज ऑर्डर 2020। तो कारो 15 था, कारो 16 था, एंड देयर आफ्टर कारो ऑर्डर 2020। कारो 2020 क्या? In pursuance of its objectives of strengthening the corporate governance, underline the word. What is the main objective behind the CARO? Strengthening the corporate governance framework. Corporate governance framework. What is called corporate governance? कंपनी के अंदर सब कुछ बराबर चल रहा है या घोटाला चल रहा है? बोलते हैं ना, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसको बोलते हैं आपको पता है? जिस तरह से इंसान का कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। अगर इंसान का कैरेक्टर अच्छा है, क्लीन है, तो वो पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर इंसान का कैरेक्टर गलत है तो वो पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो लाइक दैट, कंपनी का कैरेक्टर मींस गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम अच्छी है तो वो कंपनी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बैंक, इन्वेस्टर, सभी लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, सप्लायर। अगर उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम वीक है तो वो कंपनी पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए कारो रिपोर्ट दिया गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है किसको पता चलेगा? अंदर सिस्टम कैसी है किसको पता चलेगा? वो तो टॉप मैनेजमेंट को ही पता चलेगा। इसीलिए ऑडिटर को दिया क्या कि ऑडिटर विल रिपोर्ट बाय वे ऑफ कारो द गुड गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर सिस्टम क्या चल रही है? 20 क्वेश्चन में पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम आ जाएगी। अगर कंपनी के अंदर अच्छा चल रहा है तो ऑडिटर अच्छा लिखेगा आंसर, गलत चल रहा है तो गलत लिखेगा। तो पूरे मार्केट को पता चल जाएगा, बैंकर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, एम्प्लॉय को, सप्लायर को, सभी को पता चल जाएगा कि कंपनी गलत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो किसी ने कोई बंदे को तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। तो ऑडिटर को रिस्पांसिबिलिटी दिया, मैंडेटरी रिस्पांसिबिलिटी बाय द कंपनीज एक्ट। क्या? कारो 2020 में 20 क्वेश्चन का आंसर ऑडिटर को लिखना ही पड़ेगा। ऑडिटर लिखेगा 20 क्वेश्चन का आंसर, बाद में ऑटोमेटिकली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कैसी गवर्नेंस सिस्टम है, वो पता चल जाएगा। क्या? टू अटेन द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी using the powers conferred under subsection 11, section 143 of the Companies Act 2013, and in suppression of Companies Order Auditors Report Order 2016। तो कारो 2020 किसको रिप्लेस करेगा? ऑडियंस, कारो 2020 किसको रिप्लेस करेगा? किसकी जगह पे आ रहा है? कारो 2016। कारो 2016 16 कारो 16 को रिप्लेस करेगा। बी क्लियर? या तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बी क्लियर कि कारो 2020 किसको रिप्लेस करेगा? कारो 16 को, कारो 15 को, कारो 13 को, या कारो 2003 को? तो कारो 16 को रिप्लेस करेगा। बी क्लियर? एंड जो यहाँ इफेक्टिव डेट लिखा है, क्या लिखा? इफेक्टिव फ्रॉम द सेम डेट। कौन सी डेट? February 20, यहाँ 25 February 2020, 25 February 2020 से उसको एप्लीकेबल किया था, मगर गवर्नमेंट ने अब पोस्टपोन कर दिया। लिखना है, वहाँ लिख लो, इट इज पोस्टपोन and now would be effective from 1st April 2021, meaning thereby it would be applicable from financial year 21-22। ये भी खास याद रखना, आपको एग्जामिनेशन हॉल में आ सकता। 1st April 21 से जो फाइनेंशियल ईयर कमेंस हो रहा वो फाइनेंशियल ईयर के लिए कारो 2020 एप्लीकेबल है। तो मीनिंग दैट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। बी क्लियर?
आगे बढ़ो। कारो 2020 Caro 2020 is applicable for audit of financial statement of eligible company for financial year commencing on or after 1st April 19। 1st April 19 से पहले था, मगर अब उसको पोस्टपोन करके कहाँ चले गए? कौन सी डेट आ गई आज? कहाँ तक पोस्टपोन किया? Now Caro 2020 would be applicable from हेलो, कारो 2020 अभी मैंने बताया ना, इट इज पोस्टपोन। कौन सी डेट से एप्लीकेबल होगा? 1st April 2021। 1st April 2021 से एप्लीकेबल होगा। बी क्लियर, बी क्लियर। एंड ये लाइन पे अंडरलाइन कर लेना चाहिए आपको, एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी को एप्लीकेबल है, बड़ी कंपनी को ही कारो एप्लीकेबल है, छोटी कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं है। बड़ी कंपनी कौन सी है? एलिजिबल कंपनी कौन सी है? अभी मैं उस पर आऊंगा, वेट करो। क्या? तो एप्लीकेबिलिटी के लिए खास याद रखो, दो पार्ट में मैं सभी कंपनी को डिवाइड कर देता हूँ, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी। बड़ी कंपनी को जब उसका ऑडिटर ऑडिट करेगा तो ऑडिटर कौन सा? दो रिपोर्ट देगा, मेन रिपोर्ट एंड कारो रिपोर्ट। एंड छोटी कंपनी में एक ही रिपोर्ट देगा, मेन रिपोर्ट, कारो रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल। बिग क्लियर, आगे बढ़ो। Criteria of eligibility of companies on which Caro 2020 shall be applicable has not been changed and hence it shall be applicable to all those companies on which Caro 16 was applicable। मतलब eligibility criteria is not changed, जिसको कारो 16 एप्लीकेबल था उसको कारो 20 एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबिलिटी विल रिमेन सेम, एलिजिबिलिटी विल रिमेन सेम। या वो अभी हम देखेंगे कि कौन सी बड़ी कंपनी, किसको बड़ी कंपनी माना जाएगा, उसको कारो एप्लीकेबल है, किसको छोटी कंपनी माना जाएगा, जिसको कारो एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ऑडिटर को थोड़ा शांति रहेगा, वो 20 क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं पड़ेगा। बी क्लियर? क्यों ऐसा? बड़ी कंपनी को ही क्यों एप्लीकेबल किया? एनी लॉजिक बिहाइंड दैट? उसका लॉजिक ये है क्या, बड़ी उसका टर्नओवर शायद ज्यादा हो सकता है। नहीं, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। बड़ी कंपनी है, उसने मार्केट में से लोन लिया होगा, बड़ी लोन ली होगी बैंक में से, उसने मार्केट में से इक्विटी शेयर इश्यू किया होगा, तो बड़ा फंड कलेक्ट किया होगा बाय वे ऑफ आईपीओ। या तो वो केसेस में वो पब्लिक फंड यूज कर रही है। अगर वो कंपनी पब्लिक फंड यूज कर रही है तो वो कंपनी के अंदर गुड गवर्नेंस सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। दैट इज एन एक्सपेक्टेशन एंड पब्लिक को पता चलना है, पब्लिक को पता चलना चाहिए। बी क्लियर, बी क्लियर कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्यों इसमें पब्लिक फंड इज इन्वॉल्व। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. Caro 2020 necessitate enhanced due diligence and disclosure on the part of auditor। लिखा ना, enhanced due diligence and disclosure, मतलब 20 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा आंसर देंगे ऑडिटर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर ऑफ द एलिजिबल कंपनी। देखो, तो अगर कारो एप्लीकेबल है तो 20 क्वेश्चन का ऑडिटर को एक्स्ट्रा आंसर देना पड़ेगा। तो क्या है उससे होगा? इट विल एनहांस ड्यू डिलिजेंस एंड डिस्क्लोजर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द एलिजिबल कंपनी, बड़ी कंपनी, एंड हैज बीन डेजिग्नेटेड टू ब्रिंग इन अ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी मार्केट में आएगी, शेयरहोल्डर को सब कुछ पता चलेगा इन द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ सच कंपनीज। क्या The order shall not apply to the auditor's report on consolidated financial statement except 21 of the paragraph 3, which mandate auditors to report details of the companies, and paragraph number of Caro report contains the qualification of adverse remarks made। Meaning thereby आपको पता है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, ऐसा आपने वर्ड सुना? समझ लो। Yes, sir. एक कंपनी इज कंट्रोलिंग द बी कंपनी, यानी कि होल्डिंग मोर देन 51% इक्विटी, तो ए इज नोन एज होल्डिंग कंपनी, बी इज सब्सिडियरी कंपनी। तो इसमें कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बनाना है? दोनों अलग कंपनी है तो दोनों को अपना अपना फाइनेंशियल बनाना है। दैट इज नोन एज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बी को भी अपनी बैलेंस शीट बनानी है, ए को भी अपनी बैलेंस शीट बनानी है। दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या बट ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, तो ए लिमिटेड को दूसरा सेट भी बनाना पड़ेगा। क्या? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पूरा ग्रुप की स्ट्रेंथ दिखाई जाएगी, बी लिमिटेड की पूरी असेट्स एंड लायबिलिटी भी मर्ज होगी, हाँ पूरे ग्रुप, क्योंकि ए उसमें 51% होल्ड करके बैठी है, तो ए की सब्सिडरी है, ए का डॉटर है, सन है,
बी, तो एक पूरी फैमिली की बैलेंस शीट बनेगी, मतलब पूरे ग्रुप की बैलेंस शीट बनेगी, दैट इज नोन एज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बी क्लियर। तो ए लिमिटेड विल प्रिपेयर टू बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। तो स्टैंड अलोन में ही कारो की रिक्वायरमेंट है। स्टैंड अलोन का जब ऑडिट होगा तो उसमें प्रिंसिपल रिपोर्ट एंड कारो रिपोर्ट आएगा। कंसोलिडेशन में ओनली प्रिंसिपल ऑडिट रिपोर्ट ही आएगा, कारो इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या, बी क्लियर, बी क्लियर। उसके बाद अगर मैं नज़दीक से बोलूँ तो क्या, तो आपको आई थिंक ये होल्डिंग कंपनी आपके सिलेबस में होगा ही, टीवाई बीकॉम के सिलेबस में आई थिंक सो होगा ही। तो आपने होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ऐसा सब देखा ही, सुना ही होगा वर्ड। बट आज के बाद आप ये याद रखना, सब्सिडरी कंपनी को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है एंड होल्डिंग कंपनी को 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। वन इज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेकंड इज consolidated financial statement. तो Consolidated. for standalone financial statement कारो applicable, consolidate के लिए कारो की रिक्वायरमेंट नहीं है, बी क्लियर, इट इज जस्ट अ ग्रुप स्ट्रेंथ। हाँ, आगे बढ़ो। ए, ऑर्डर अप्लाई टू, चलो देख लेते हैं कौन सी बड़ी कंपनी है, कौन सी छोटी कंपनी है, पता चले क्या। एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी as defined under section 242 of the Companies Act 2013, सभी कंपनी को एप्लीकेबल है। इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे, जो नीचे लिखा, फॉरेन कंपनी मीन एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसका बर्थ आउटसाइड इंडिया हुआ, बट which has a place of business in India, which has a place of business in India through electronic mode and conduct any business activity in India in any other manner. तो my question is क्या, मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूँ। फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे, फॉरेन में बर्थ हुआ, समझ लो जर्मनी में बर्थ हुआ एंड वो इंडिया में उसकी ब्रांच है, तो दैट इज नोन एज फॉरेन कंपनी। क्या, मगर जर्मनी में कंपनी का बर्थ हुआ, जर्मनी में वो पूरी बिजनेस कर रही है, इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, तो फॉर इंडिया इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, बी क्लियर। इंडिया के अंदर आती है तो ही उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा, तो ही इंडिया का लॉ एप्लीकेबल है। अगर वो इंडिया में आती ही नहीं बिजनेस करने के लिए तो इंडिया का कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, या इंडिया में हमारी छोटी छोटी कंपनी है, वो यूएस में जाती है तो यूएस का लॉ का कंप्लायंस करना है, अदरवाइज यूएस के लॉ का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट कवर्ड अंडर फॉरेन कंपनी डेफिनेशन। फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, देन इट इज नोन एज फॉरेन कंपनी। तो कारो इज एप्लीकेबल टू बोथ द कंपनीज, इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ो। एक्सेप्शन किसको कारो एप्लीकेबल नहीं है, ऑर्डर नोट अप्लाई, नोट अप्लाई टू बिलो, कारो एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग कंपनी, हेलो, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं है, उसका फॉर्मेट अलग है। आपको पढ़ा होगा, आपने FY में पढ़ा होगा, बैंक का पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, उसका पूरा पूरा शेड्यूलिंग अलग है, पूरा उसका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग है पूरी। यस और नो, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, आपके सिलेबस में आया। यस सर। उसका बैलेंस शीट क्या, उसका पूरा फॉर्मेट अलग है, आपको बोला होगा फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट पूरा अलग है पीएनएल बैलेंस शीट का, तो इसीलिए उसकी पूरी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंटायरली डिफरेंट है, इसको कारो एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग कंपनी देखो, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी लिस्टेड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 में कौन सी है, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एनजीओ, उसको भी कारो एप्लीकेबल नहीं है। 1% कंपनी, आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया कॉन्सेप्ट आया, ओपीसी, 1% कंपनी। अब एक ही शेयर होल्डर है तो भी कंपनी बना सकते हो, तो एकदम छोटी कंपनी होती है तो ओपीसी को नॉट एप्लीकेबल। क्या, स्मॉल कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 में स्मॉल कंपनी की भी डेफिनेशन दिया। स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे, यहाँ देख लो, किसको, स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, a holding company or a subsidiary company, section 8 company or a company or a body corporate governed by the special act, उसके सिवा की कोई भी कंपनी। क्या, उसकी पेड अप कैपिटल कितनी, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 lakhs, लेस देन इक्वल टू 50 lakhs, एंड टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेस देन इक्वल टू 2 crore, तो दैट इज नोन एज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे, जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख या तो उससे कम है एंड जिसका टर्नओवर 2 crore या तो उससे कम है,
अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो दैट इज नोन एज स्मॉल कंपनी, एंड स्मॉल कंपनी को कारो इज नॉट एप्लीकेबल। कारो इज नॉट एप्लीकेबल, बी क्लियर। तो किस किस को कारो एप्लीकेबल नहीं है? आई रिपीट, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, 5 कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं। अभी और भी है ए 6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी कारो एप्लीकेबल नहीं। कब? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी not being a subsidiary or holding company of the public company having क्या having paid up capital and reserves and surplus कितना? less than equal to 1 crore as on the date of balance sheet। 1 crore से कम है आपका paid up capital and free reserves। paid up capital and free reserves, if it is less than 1 lakh, if it is less than 1 lakh in that, if it is less than 1 crore इन दैट केस कारो इज एक फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? एक मिनट देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या है? पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट। एंड है, एंड संभाल के चले और नहीं हो। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? टोटल बोरोइंग लोन लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। करंट ईयर का ही देखने का क्या? एंड थर्ड भी एंड से ज्वाइंट है। टोटल रेवेन्यू मीन्स टर्नओवर कितना एज डिस्क्लोज इन शेड्यूल 3 इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितना? लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तीन कंडीशन करंट ईयर की है। जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हो समझ लो, अभी मैं 2021 का ऑडिट कर रहा हूँ, तो 2021 के फाइनेंशियल ईयर के लिए तीन कंडीशन अप्लाई करने का कि 2021 की बैलेंस शीट बनी, उसमें देखो पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कितना है? लेस देन 1 करोड़ है, इक्वल टू लेस देन 1 करोड़। टोटल बोरोइंग कितना है 2021 में 31 मार्च पे? लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। 31 मार्च नहीं हो, पूरे साल में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कभी भी अगर 1 करोड़ को ये पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कब देखने का? एज ऑन बैलेंस शीट डेट, मतलब 31 मार्च पे ही देखने का। 31 मार्च का पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स आपको चेक करना है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, बी क्लियर। टोटल बोरोइंग कब चेक करने का? पूरे साल में 2021 में, पूरे साल में जो यहाँ लिखा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कोई भी टाइम पे अगर 1 करोड़ को क्रॉस हुआ बैंक लोन, तो बैंक लोन कितनी होनी चाहिए? लेस देन या तो इक्वल टू 1 करोड़ ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में कभी भी अगर 1 करोड़ को क्रॉस हुआ मतलब कारो इज एप्लीकेबल टू यू, कारो इज एप्लीकेबल टू यू। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? नॉन एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे हैं क्या? तो आपका लोन कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ ड्यूरिंग एंटायर ईयर। एंड रेवेन्यू, पूरे साल का रेवेन्यू कितना होना चाहिए? तो क्या है वो ड्यूरिंग द ईयर होता है। रेवेन्यू मीन्स टर्नओवर पूरे साल का ही होता है ऑलवेज। तो आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ इफ योर टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 10 करोड़। इफ ऑल दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल क्यों? कंडीशंस आर जॉइंट विद एंड से जॉइंट होता, आपको पता है ना, एंड और से जॉइंट होता है तो क्या फर्क पड़ता है? और से जॉइंट है तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। जब एंड से जॉइंट होता है तो सभी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। तो 3 कंडीशन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, संभाल के चले। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो कब एप्लीकेबल नहीं है? इफ इट सेटिस्फाइड 3 कंडीशन, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एज ऑन बैलेंस शीट डेट लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एंड टोटल बोरोइंग ड्यूरिंग द एंटायर ईयर at any point of time during the year less than equal to total borrowing from the bank or financial institution at any point of time during the financial year less than equal to 1 crore, yeah। and third, total revenue कितना पूरे साल में? it is less than equal to 10 crore। तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व 1 करोड़, लोन फ्रॉम द बैंक 1 करोड़, दोनों 1 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर 10 करोड़। बी क्लियर। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी कारो एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर समझ लो, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग द टोटल बैंक लोन 1.5 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, whether कारो इज एप्लीकेबल टू दिस कंपनी? Loan amount is 1.5 crore. Caro is applicable to this company, private limited company.
Yes, sir. Applicable. Yes, एप्लीकेबल। sir. Applicable. रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज आपको अगर नॉन एप्लीकेबल करना है तो आपका लोन कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर, इफ योर कंपनीज टर्नओवर इज 9 करोड़, आपका लोन 75 लाख एंड आपका पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व 75 लाख है, तो कारो इज एप्लीकेबल टू यू? Yes, sir. नॉट Yes, sir. एप्लीकेबल। Applicable. नॉट एप्लीकेबल। कौन है एप्लीकेबल वाला? हेलो, पेड अप कैपिटल इज 75 लाख, टोटल बोरोइंग 75 लाख एंड टर्नओवर 9 करोड़, तो तीनों तीन कंडीशन फुलफिल है। पेड अप कैपिटल 75 लाख, लेस देन 1 करोड़ ही है ना, बोरोइंग लेस देन 1 करोड़, तो 75 लाख ही है, एंड रेवेन्यू इज 9 करोड़, तो इट इज लेस देन 10 करोड़। If all three conditions are satisfied, Caro is not applicable. Be clear. Be clear. Caro is not applicable in that case. Be clear. Be clear. Yeah. अब साइलेंट फीचर्स ऑफ द ऑर्डर। कारो का कुछ फीचर्स मैं थोड़ा स्पीडली रन करूँ, बाद में हम कारो में जाने वाले हैं, 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाँ, नेक्स्ट सेशन में हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, मगर उसके पहले हम उसके फीचर देख लें। क्या इंक्लूड सर्टेन एडिशनल क्लॉज एज कंपेयर्ड टू कारो 16। Existing clauses of Caro 16 have been readapted to elicit detailed comments from the auditors. Means Caro 16 की कंपेयर में Caro 20 में कुछ नई क्लोज ऐड की है एंड एग्जिस्टिंग क्लोज को अमेंड किया है। Number 2, a specific format has been provided for reporting the details of such immovable properties which title deeds are not held in the name of the company but are disclosed in the financial statement. Means Caro 2020 में एक फॉर्मेट दिया है, स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है। दोज एसेट, अगर ऐसी एसेट कि जो एसेट कंपनी के नाम पे नहीं है बट कंपनी की बैलेंस शीट में शो हो रही है, उसका डिटेलिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट कारो 2020 में है। अभी हम वो 20 पॉइंट देखेंगे, वहाँ हम देखेंगे डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी आपको पता है ना, एक नया लॉ आया है, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। अभी वो गवर्नमेंट अभी पेंडेमिक सिचुएशन में है तो अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, मगर वो आफ्टर 2024 अगर ये मोदी गवर्नमेंट वापस रिपीट हुई तो ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट काफ़ी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो प्रॉपर्टी बेनामी है वो सभी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी एंड वुड बी वेरी डेंजरियस लॉ इन द मार्केट। आज मार्केट में काफ़ी प्रॉपर्टी बेनामी है क्या, तो वो बेनामी की पूरी डिटेल, अगर आपकी कंपनी के अगेंस्ट में अगर कोई भी केस चल रहा है बेनामी प्रॉपर्टी का, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसकी डिटेल भी ऑडिटर को यहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। बाद में डिस्क्रिप्शन चलेगा, discrepancies of 10% or more in the aggregate of each class of inventory notice during physical verification of inventory would have to be reported। मतलब अगर बैलेंस शीट में फिजिकल इन्वेंट्री है, स्टॉक है बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, एंड ऑडिटर ने फिजिकली चेक किया एक्चुअली, अगर 10% से ज़्यादा वेरिएशन आया तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो बुक्स में एंड फिजिकल में 10% से ज़्यादा डिफरेंस है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑडिटर इज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स एज टू वेदर ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम of the year the company has been sanctioned working capital limit in excess of rupees 5 crore in aggregate from the bank or financial institution on the basis of security of current asset and whether quarterly return and statement filed by the company to the bank। मतलब अगर आपकी कंपनी ने बैंक के पास से 5 करोड़ या तो उससे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लिया ड्यूरिंग द ईयर तो भी आपको आंसर देना पड़ेगा, या तो लिखना पड़ेगा यस लिया है। एंड अगर वर्किंग कैपिटल लोन लिया है तो वर्किंग कैपिटल में हाइपोथिकेशन किसका किया था, हाइपोथिकेशन कल आप जॉब करोगे आपको काम आएगा। अगर कंपनी ने बैंक के पास से वर्किंग कैपिटल लोन लिया, सीसी बोलते हैं ना, सीसी या तो ओडी, वो लोन लिया, तो उसमें कंपनी मॉर्गेज हाइपोथिकेशन के लिए क्या देती है, हाइपोथिकेशन के लिए इन्वेंट्री एंड डेटर्स, करंट एसेट्स, क्या, तो जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का स्टेटमेंट हर क्वार्टरली कंपनी विल सबमिट टू द बैंक। तो वो कंपनी ने सबमिट किया है यस और नो, वो भी आंसर देना पड़ेगा ऑडिटर को। उसके बाद और उसके साइलेंट फीचर में बताऊँ यहाँ, and whether quarterly return statement filed by the company with such bank or financial institution are in aggregate with the books of accounts of the company। मीन्स ऑडिटर को ये भी लिखना पड़ेगा क्या कि जो क्वार्टरली जो आपने सीसी लिया था 5 करोड़ से ज़्यादा, क्वार्टरली आप बुक डेट बोलते हैं ना, डेटर्स एंड स्टॉक का स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हो बैंक में, वो जो क्वार्टरली सबमिट किया बैंक में
वो सभी एक्चुअली है ना बुक्स के साथ मैच हो रहा है ना। ऐसा ना हो कि आपने इन्फ्लेटेड सबमिट किया कंपनी ने, पूरे साल जो बैंक में डेटा गया वो परफेक्ट डेटा गया होना चाहिए, वो भी ऑडिटर चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा। क्योंकि आज काफ़ी कंपनी क्या कर रही है, उसको लोन ज़्यादा लेने के लिए वो डेटा एंड स्टॉक बैंक को ज़्यादा दिखाते हैं, तो क्या है लोन ज़्यादा मिलेगी, तो वर्किंग कैपिटल लोन ज़्यादा लेते हैं, बाद में डिफॉल्ट होता है, बाद में एनपी होता है, बाद में घोटाला करते हैं और बाद में भाग जाते हैं मालिया की तरफ। तो दैट शुड नॉट हैपन क्या। इसीलिए पूरे साल में जो कंपनी बैंक को सबमिट कर रही है वो सब सही डेटा होना चाहिए, बी क्लियर। तो वो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। इन क्लोज 3233 of the CARO 2020, auditor is to report in detail on the investment made by the company in guarantee or security provided or any loans or advances in the nature of loan granted, secured, unsecured to companies, firm, limited liability partnership or other party, that they are not prejudicial to the interest of the company. Meaning thereby जब भी कंपनी लोन देती है और कंपनी को और पार्टनरशिप फर्म को, तो कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, कंपनी को कोई नुकसान नहीं है ना, कोई क्लोज ऐसी नहीं है ना कि कंपनी ने ऐसी लोन दी जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा कोई भी कंपनी का फंड बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक ऐसा भी पॉइंट आएगा, वो हम 20 पॉइंट में देखेंगे, आपको और पता चलेगा। A specific format has been prescribed to report the period and the amount of default by the company in repayment of loan and interest thereon. Big, जो very important क्या कंपनी ने पूरे साल में बैंक की लोन में कहाँ डिफॉल्ट किया, कब डिफॉल्ट किया, इंटरेस्ट में कितना डिफॉल्ट किया, प्रिंसिपल में कितना डिफॉल्ट किया, उसका पूरा फॉर्मेट 2020 में है, कारो 2020 में। तो अब कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्ट करेगी बैंक लोन में तो कारो रिपोर्ट में आ जाएगा एंड पूरे मार्केट को पता चल जाएगा कि ये कंपनी डिफॉल्टर है, तो वो कंपनी के साथ कोई डील नहीं करेगा। क्या बी क्लियर। तो एक अच्छी बात है, काफी अच्छा रखा है इसमें। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रेंडर हिज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। वेरी नाइस। अब फाइनेंशियल रेशियो, तो रेशियो एनालिसिस भी करना पड़ेगा ऑडिटर को। कुछ रेशियो एनालिसिस के बेसिस पे भी है क्या, फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट and financial liability and other information accompanied the financial statement. The auditor acknowledged the board of directors and management plan that no material uncertainty exists on the date of audit report of the company. Meaning thereby क्या कंपनी यानी कि काफ़ी फाइनेंशियल रेशियो भी ऑडिटर एनालिसिस करेगा एंड कंपनी फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं है कंपनी के लिए, कोई एसेट्स ऐसी नहीं है, कोई लायबिलिटी ऐसी नहीं है कि जो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सके, वो भी ऑडिटर को उस पर ओपिनियन देना पड़ेगा है। बाद में अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कैश लॉस, अगर कैश लॉस हुआ करंट ईयर में, कैश लॉस किसको बोलते हैं, अगर नेट लॉस हुआ, नेट पीएनएल में आता नेट लॉस प्लस डेप्रिसिएशन, लॉस अगर नेगेटिव है तो माइनस डेप्रिसिएशन, जो बैलेंस बचेगा। आपको पता है ना डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या अगर समझ लो आपका लॉस आया था 1 करोड़ का, इसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दो, 70 लाख है डेप्रिसिएशन, तो प्रैक्टिकली कैश लॉस इज 30 लाख। बी क्लियर। तो कैश लॉस है तो आपको शो करना पड़ेगा, ऑडिटर को कारो रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऑडिटर हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द इश्यू, ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर्स। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मेरे पहले कौन ऑडिटर था, वो ऑडिटर ने कोई भी इश्यू रेज किया था उसको भी ऑडिटर कंसीडर करेगा, प्रेजेंट ऑडिटर कंसीडर करेगा। या बाद में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अबाउट द कंपनी इफ इट इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय द बैंक। अगर कोई बैंक ने जो कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो वो कंपनी को अगर विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है तो ऑडिटर विल रिपोर्ट इन हिज रिपोर्ट, तो सभी शेयरहोल्डर को, पूरे मार्केट को पता चलेगा, तो कंपनी की बैंड बच जाएगी। क्या तो बाकी जो है हाँ ये फ्रॉड वाला, तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट as whether any fraud of the company or any fraud of the company has been noticed, या ड्यूरिंग देयर कोई भी फ्रॉड मिला है एंड फ्रॉड है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर अप टू 1 करोड़ है तो किसको रिपोर्ट करना है, ऑडिट कमेटी को, एंड मोर देन 1 करोड़ का है तो MCF, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड रिपोर्ट करना है। ऐसा कुछ भी अगर फ्रॉड मिला है तो आपको नेचर एंड अमाउंट ऑफ द फ्रॉड यहाँ कारो रिपोर्ट में शो करना है। बाद में विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, ऑडिटर इज टू कंसीडर विसल ब्लोअर कंप्लेंट received during the year by the company in his audit. Means whistleblower means अगर कंपनी में कुछ भी गलत हो रहा तो कोई भी एम्प्लॉय ने अगर रिपोर्टिंग किया, कोई एम्प्लॉय अच्छे एम्प्लॉय होते हैं ना, काफ़ी एम्प्लॉय अच्छे होते हैं, अगर उसने रिपोर्टिंग किया कि यहाँ घोटाला हो रहा कंपनी में,
तो दैट इज कॉल्ड विसल ब्लोअर। तो विसल ब्लोअर में अगर ऐसी कोई भी कंप्लेन आई है तो ऑडिटर विल कंसिडर दिस विसल ब्लोअर, यानी कि ऐसी कोई भी कंप्लेन आई है एम्प्लॉय की तो उसको कंसिडर किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग किया जाएगा। ये NBFC वो अभी आपको नहीं देखोगे तो चलेगा। या एंड कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है? द कारो 2020 is expected to significantly improve the overall quality of reporting by the auditors on the financial statement of the companies and thereby lead to greater transparency and faith in the financial affairs of the company। तो आज ऑडिटर ऑडिट करता है, बैलेंस शीट आती है, साइन होती है ऑडिटर की, तो आज लोग काफी ट्रस्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर से अब तो कारो रिपोर्ट भी साइन होगा, तो कंपनी एकदम क्लियर सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा, तो ऑडिटर के रिपोर्ट पे और ट्रस्ट बढ़ेगा। ऑडिटर ने काफी डिटेल में चेक किया है और 20 क्वेश्चन का आंसर दिया, तो ऑडिटर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और ट्रस्ट एंड फेथ बढ़ेगा। दिस इज ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेड टू ग्रेटर इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एंड इन इंडियन कंपनी। तो उसकी वजह से जितनी हम गुड गवर्नेंस सिस्टम रखेंगे, हम अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम रखेंगे, उतना कंपनी भी अच्छा काम करेगी, कंपनी अच्छा टैक्स पे करेगी, पूरी सिस्टम अच्छी चलेगी, बैंक का डिफॉल्ट नहीं होगा, तो बाहर से FDI भी आएगा, वो फॉरेनर लोग हैं वो ट्रस्ट करेंगे और बाहर से FDI भी आएगा। क्या तो ओवरऑल ये बेनिफिट होगा कारो 2020 का। अब नेक्स्ट सेशन में हम कारो की, जो यहाँ नीचे मैंने कारो लिया, पूरा हिंदी नहीं इंग्लिश लिख रहे थे, यहाँ से कारो की 20 क्लोजेस है, यहाँ क्लोज 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 A1। अब नेक्स्ट सेशन में हम ऑल 20 क्लोजेस कारो की डिस्कस करेंगे, ऑल 20 क्लोजेस कारो की डिस्कस करेंगे। या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर क्वेश्चन प्लीज।